ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। एनडीए सरकार की 9 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए जल जीवन मिशन की उपलब्धियों पर जल शक्ति मंत्रालय में स्वच्छता और पेयजल विभाग के सचिव विनी महाजन के साथ आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा की विशेष बातचीत। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की एक नई उपलब्धि का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इसकी घोषणा जब की गई थी उस समय गांव में केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों में ही नल से पानी का कनेक्शन उपलब्ध था और अब मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है। इस शानदार उपलब्धि के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव विनी महाजन। विनी महाजन जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये और इस दौरान किस तरह की चुनौतियां सामने आई आपके? विशाल जी, जैसे आपने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का ऐलान किया था, तो जल जीवन मिशन से उनका अभिप्राय यह था कि भारत के लगभग 6 लाख गांव में हर एक ग्रामीण घर में एक नल से सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जाएगा और वो जल उचित मात्रा में होगा, उसका गुणवत्ता भी सही होगी और वो निरंतर जरूरत के मुताबिक आता रहेगा। तो इतने बड़े स्तर पर ये काम होना था। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भारत की भूगोलिक स्थिति कितनी भिन्न है। कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बर्फीले पहाड़ों की स्थिति है। पहाड़ों में कितनी मुश्किल से कई जगह पर पाइपें और सामान लेके जाया गया। तो हमारे देश में अलग अलग परिस्थिति में अपनी अपनी चुनौती थी। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर पानी की मात्रा भी भिन्न भिन्न थी। कई स्थानों पर हम जानते हैं कि भूतल में जो पानी है उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड वगैरह ऐसे खतरनाक पदार्थ हैं जिनको हम पेयजल में नहीं आने दे सकते। तो पानी होते हुए भी अगर गुणवत्ता ठीक ना हो तो उसकी अपनी चुनौती रहती है। इसी तरह हम जानते हैं कि ये काम जो करना है ये कितने बड़े स्तर पर करना था, कितना शीघ्र करना था, उसके लिए हमारे विभागों की क्षमता भी बढ़ाने की बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि पानी एक राज्यों का विषय है और इस पर राज्य सरकारों ने काम करना था, लेकिन उनके जो संबंधित विभाग थे उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी धनराशि नहीं खर्ची थी और उनको अपनी क्षमता बढ़ानी थी। धनराशि की अगर बात करें तो ये माना गया था जब मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकार किया कि इसमें 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी धनराशि केंद्र सरकार ने तो अपनी दे दी जरूरत मुताबिक, लेकिन राज्यों को भी अपना हिस्सा जुटाना था। तो इस किस्म की चुनौतियां थीं जहां एक ओर, वहां दूसरी ओर हमारे पास ये एक बहुत बड़ा मौका भी था, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से ये फैसला हुआ था और सभी राज्यों में भी उनके जो नेतृत्व हैं, सभी प्रशासन के अधिकारियों ने, लोगों के प्रतिनिधियों ने, आम लोगों ने और खासतौर पर महिलाओं ने जिस तरह से इसको अपनाया वह अपने आप में एक मिसाल बन गया। जी, आपने बात की देश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की और जिन परिस्थितियों में जिस तरीके से ये योजना लागू की गई है, जितनी सफलतापूर्वक लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी लंबे समय से पानी की कमी रही है और इस योजना को वहां लागू करने में क्या कठिनाइयां पेश आईं और किस तरीके से निराकरण संभव हो पाया इन कठिनाइयों का? जैसे हम जानते हैं कि हमारा पहला जो प्रयत्न होता है, अगर हम पेयजल की बात करें तो यही होता है कि अगर भूतल में ग्राउंड वाटर अगर उचित मात्रा में मिल जाए तो ग्राउंड वाटर सोर्स से ही पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बुंदेलखंड जैसे इलाकों में कठिनाई यह थी कि वहां पे ग्राउंड वाटर की बहुत कमी थी और खास तौर पर गर्मियों के जो 3-4 महीने हैं तब ये पानी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे इलाकों में, इन परिस्थितियों में दूर जहां पे भी कोई नदी या कोई डैम या इस किस्म के जो निरंतर जहां पे पानी उपलब्ध होता हो, ऐसे स्रोतों से बड़ी बड़ी पाइपों के द्वारा पानी
लाना पड़ता है और यही योजनाएं बुंदेलखंड के इलाके के लिए यूपी ने भी बनाई। इन योजनाओं को चलाने में आप समझ सकते हैं कि कितना समय भी लगता है, खर्चा भी आता है और दूसरी किस्म की कठिनाइयां, क्योंकि ये पाइपें हैं तो कहीं रेलवे लाइन को काटती हैं, कहीं सड़कों को काटती हैं, तो वहां पे उनको काटने के लिए उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में इन जगहों पर बहुत दिक्कतें थी लोगों को। और ये खुशी की बात यह है कि जैसे कि यूपी सरकार ने भी किया और भी राज्यों ने, उन्होंने ऐसे इलाकों को पहल के आधार पर लिया। और यूपी में हमें खास तौर पर बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड के इलाके में ये स्कीमें अब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं और लगभग 1-2 महीने में यहाँ पे हम समझते हैं कि पूरा अपना स्कीमें समाप्त होके पानी पहुंचा देंगी सभी के घरों में। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो योजनाओं का एक बार कार्यान्वयन बहुत सफल तरीके से हो गया। उसके बाद इस योजना को जारी रखने और उसका रखरखाव के लिए किस तरह की व्यवस्था तैयार की गई है ताकि ये योजना बिना किसी निर्बाध बाधा के चलती रहे आगे भी? हम जानते हैं कि कभी कभी जब सरकारें कोई प्रोग्राम चलाती हैं तो अगर गांव स्तर की ऐसी हो फैसिलिटीज, तो कभी कभी लोग समझते हैं कि ये तो सरकार का काम है कि इसको चलाते रहना और उनका इस पर कोई दायित्व नहीं है। तो जल जीवन मिशन के तहत ये शुरू से ही इस बात पे जोर दिया गया कि जो भी कुछ तैयार होगा वह प्रबंध गांव का ही होगा, कम्युनिटी का होगा, लोगों का होगा, वही इसकी निगरानी करेंगे। ये स्कीमें शुरू होने से पहले ही एक ग्राम स्तर पर एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा जिसमें गांव की पानी समिति, जिसमें कि कम से कम आधे सदस्य महिलाएं हों और जो हमारे पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके सदस्य हों। तो पानी समितियां और पंचायतें इसमें अहम भूमिका निभाती हैं कि किस किस्म की स्कीम बने। उस स्कीम में जब कार्रवाई चलती है उसकी निगरानी भी उन्हें रखनी है और जब स्कीम कंप्लीशन हो जाए तो उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वह भी ग्राम स्तर पर पानी समितियों ने ही करनी है। ये हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस पर जोर डाल रहे हैं और ये हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी का सबसे ज्यादा सामना या जो कहें कि हम उसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है और जल जीवन मिशन से देश की ग्रामीण आबादी विशेषकर महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि उनको पहले बहुत दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर आना पड़ता था। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जल जीवन मिशन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या देखे गए हैं अभी तक? जी, हम जानते हैं कि हमारे देश में तकरीबन सब जगह पानी की व्यवस्था करना महिलाओं का काम रहा है। तो इस सब से जो छुटकारा है वो सबसे अहम हमारे बहनों के हित में हुआ है कि उनको अब अपने ही घर में अपने नल से जल मिल जाता है, उनको कहीं बाहर से ये नहीं लाना पड़ता। इससे उनका समय बचता है, खास तौर पर जब बच्चियों का समय बचता है तो वह उसको अपनी पढ़ाई में लगा सकती हैं। माताएं अपने बच्चों की अच्छी देखरेख कर सकती हैं कि वो पढ़ लें। अगर वो कुछ काम करना चाहें, कुछ आर्थिक अपने परिवार का कुछ करना चाहें तो अपना कुछ काम कर सकती हैं। हम जानते हैं कि परिवार पे सेहत का कितना बड़ा लाभ होता है अगर स्वच्छ जल मिले। अगर पानी में कंटेमिनेशन हो तो उससे पेट की बीमारियां और खास तौर पे हमारे बच्चों पे कितनी बीमारियां होती हैं। एक बहुत अहम नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर ने जल जीवन मिशन को जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि इस मिशन द्वारा हमारे देश के 1,36,000 से ज्यादा बच्चों की जान बचेगी, क्योंकि उनको दूषित जल से जो प्रभाव पड़ता है उससे बच सकेंगे। तो ये हम जानते हैं कि जो मुख्य लाभ हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इससे भारी मात्रा में आर्थिक विकास भी आता है। इसके कार्य करने में बहुत सा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में है। तो तरह तरह के इसके लाभ हैं। विनी महाजन जी, हमसे बात करने और जल जीवन मिशन के बारे में इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप एनडीए सरकार की 9 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे जल जीवन मिशन की उपलब्धियों पर जल शक्ति मंत्रालय में स्वच्छता और पेयजल विभाग की सचिव विनी महाजन के साथ आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।